हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। और आज हम कवर करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए 25 ऐसे सवालों को जो कि केवल आपको एंट्रेंस एग्जाम में मदद नहीं करेंगे, उसके साथ ही साथ आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। आपको बस हमें सपोर्ट करना है, ऐसी सीरीज जो हम लाते हैं चैनल पर उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। तो दोस्तों, पहला सवाल है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश जो था वो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के तौर पर तो आ गया था, पर सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी नाम के जो वर्ड हैं वो 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद ही उसमें ऐड ऑन किए गए थे। अगला सवाल है कि कौन सी स्टेटमेंट प्रियम्बल को लेकर गलत है। तो दोस्तों, पहली स्टेटमेंट तो ठीक है कि सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी प्रियम्बल का इनिशियली पार्ट नहीं थे। प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है, ये भी सही है। तीसरा है कि प्रियम्बल खुद में कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, ये बात भी सही है। चौथी बात लिखी गई है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that preamble cannot be considered as an aid to the legal interpretation of the constitution। ये बात एकदम गलत है। जहां पर भी कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है तो प्रियम्बल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट पार्ट ऑफ 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानते ही हैं 8वें शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बताई गई हैं। वहीं आर्टिकल 343 कहता है कि हमारे देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसमें से पूछा उन 22 लैंग्वेजेस में से ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो 8वें शेड्यूल का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों, वो है भोती। इसके अलावा तीनों ही लैंग्वेजेस 8वें शेड्यूल का हिस्सा है। अगला सवाल है, नई स्टेट्स के क्रिएशन और उनकी बाउंड्रीज को ऑल्टर करने से रिलेटेड, और पूछा इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप जानते हैं पार्लियामेंट जब भी चाहे दो स्टेट्स को मर्ज करके एक स्टेट बना सकती है, किसी भी स्टेट का एरिया कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, नाम बदल सकती है। आजकल तो वैसे शहरों के नाम बहुत बदले जा रहे हैं, पर किसी राज्य के भी नाम अगर बदलना चाहे तो बदले जा सकते हैं। पर उसके लिए करना क्या होता है, उसके लिए पार्लियामेंट में बिल लाया जाता है। सबसे पहले किसी भी हाउस में लाया जा सकता है विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और उसके बाद इसी बिल को फिर जब पास हो जाता है तो स्टेट्स के पास भेजा जाता है, उस पर्टिकुलर स्टेट के पास भेजा जाता है जो इससे इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद जब ये बिल दोनों ही हाउसेस से सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो तब नाम चेंज करना, एरिया चेंज करना, बाउंड्रीज ऑल्टर करना, वो सब हो पाता है। तो उसके लिए कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन तो हो जाता है गलत। उसके बाद इसमें हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी नहीं चाहिए होता। ये बिल खाली उन राज्यों के पास भेजा जाता है जिनके ऊपर इससे चेंज आने वाला होता है। ठीक है, अगर कल को यूपी और दिल्ली की बाउंड्रीज में कुछ ऑल्ट्रेशन किया जाएगा तो उनकी विधानसभाओं के पास इस बिल को भेजा जाएगा, ना कि बाकी राज्यों के पास। अगला है कि ये बिल दोनों ही हाउसेस से सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। ये बात तो एकदम करेक्ट है, एकदम गर्दा उड़ा दिया हमने। अगर आपने सही जवाब दिया है तो एकदम आपने गर्दा उड़ा दिया, आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, ऐसा ही गर्दा आपको एंट्रेंस में उड़ा के आना है। अगला है, 11वां शेड्यूल जो है वो पावर्स किनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो 11वां शेड्यूल जो है दोस्तों वो डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर स्टेट और पंचायत के बीच में। पंचायत में आप जानते हैं 1/3 सीट विमेन के लिए भी रिजर्व्ड है, ये भी बात याद रखिएगा। और 11वां शेड्यूल स्टेट और पंचायत के बीच में ही पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगला है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अमेंडमेंट को लेकर। जब भी अमेंडमेंट की जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन की 368 के अंदर, तो उसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो आप किसी भी हाउस में बिल ला सकते हो। दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है
कि अमेंडमेंट के जरिए आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते हो। केशव नंदा भारती केस याद होगा आपको। चौथी स्टेटमेंट भी सही है कि जो वीटो पावर प्रेसिडेंट के पास है वो अमेंडमेंट के केस में उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है? स्टेटमेंट गलत है तीसरी। जब भी अमेंडमेंट के लिए कोई बिल लाया जाता है और दोनों ही हाउसेज में कोई तनातनी हो जाए लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तो उस केस में, उस डेडलॉक की स्थिति में दोनों ही हाउसेज का ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यही हमारा सही आंसर है। वैसे तो जनरली बाकी बिल्स के केस में जब भी डेडलॉक की स्थिति होती है तो ज्वाइंट सेशन बुला दिया जाता है कि इनकी सुलह करा दी जाए, प्रेसिडेंट बुला देते हैं ज्वाइंट सेशन। पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई बिल है और कोई डेडलॉक की स्थिति आती है तब ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन, ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन नहीं है। अगला है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को। अगला है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो कि 1953 में बना, उसमें कौन कौन सदस्य थे? तो उसमें इसके धर साहब भी थे, फजल अली साहब भी थे और के एम पानिकर भी थे। आपसे वहीं अगर पूछे कि पहली लैंग्वेज के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक के बेसिस पे कौन सी स्टेट क्रिएट हुई, तो वो है आंध्र प्रदेश इन द ईयर 1953। तो दोस्तों उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे डीयू हो, बीएचयू हो, या फिर आप महाराष्ट्र सीईटी पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं एलएलबी के लिए, तो आप हमारे कोर्सेज में अपने आप को ज्वाइन करा सकते हैं। काफ़ी नॉर्मल फीस रखी गई है। अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो उसकी फीस 2000 के आसपास है। अगर आप मैथ्स पढ़ना चाह रहे हैं तो उसकी फीस 1500 रुपये है। अगर आप हमसे 5 मॉक टेस्ट लेना चाह रहे हैं तो उसकी फीस 1000 रुपये है। इंग्लिश की फीस भी 1500 रुपये है। और इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स एग्जाम तक दिए जा रहे हैं। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, उसके स्टोर सेक्शन में जाके बैचेस को ले सकते हैं। अगला सवाल है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया किन किन चीजों को कंप्राइज करती है? तो टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब है दोस्तों कि उसमें स्टेट्स की टेरिटरीज भी आ जाती हैं, राज्यों की टेरिटरीज भी आ जाती हैं, उसमें यूनियन टेरिटरीज की भी टेरिटरीज आ जाती है अंडर 5th शेड्यूल जिनके बारे में जिक्र है। उसमें वो टेरिटरीज भी आ जाती है जो हमारा देश एक्वायर करेगा। अगर हम कल को चाइना की जमीन एक्वायर कर लें, ठीक है, तो फिर वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूडेड माना जाएगा अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगला है कि इसमें से कौन सी चीज प्रियम्बल में नहीं है? तो दोस्तों लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और बिलीफ, ये तीनों चीजें तो हैं, पर इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में वो बात नहीं करता है। अगला है एरिया वाइज सबसे बड़ी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? तो वो है दोस्तों लद्दाख। ठीक है। अगला है विद रेफरेंस टू आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, पहली स्टेटमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स स्टेट ओनली, वेयर एज टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज। तो ये बात एकदम सही है। यूनियन ऑफ इंडिया में क्या आता है? खाली स्टेट्स आते हैं, राज्य आते हैं अंडर आर्टिकल 1। वहीं टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है? स्टेट्स आते हैं, यूनियन टेरिटरीज आते हैं, और जो हमारा देश भविष्य में जाके टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करेगा, एक्वायर करेगा, वो भी आता है। तो पहली स्टेटमेंट तो हो जाती है करेक्ट। दूसरी है इंडिया हैज नो राइट टू कॉन्कर अ फॉरेन टेरिटरी। नहीं भाई, हम चाहें तो फॉरेन टेरिटरी को भी कॉन्कर कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रिया जवाब दो, और बाकी बच्चे जो भी लाइव ले रहे हैं इसका जवाब साथ के साथ दें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपके कितने आंसर्स सही हुए थे। अगला है इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड। पहली स्टेटमेंट कह रही है इमरजेंसी प्रोविजंस आर प्रोवाइडेड टू सेफगार्ड द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ये बात एकदम सही है। इमरजेंसी इसलिए लगाई जाती है जब हमें दिखता है कि हमारे देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी या सिक्योरिटी को खतरा है, तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या नेशनल इमरजेंसी केवल किसी पार्ट में भी लगाई जा सकती है देश के?
दूसरी स्टेटमेंट है ड्यूरिंग इमरजेंसी द फेडरल स्ट्रक्चर गेट्स कन्वर्टेड टू अ यूनिटरी वन। ये भी बात एकदम सही है। आप जानते हैं हमारे देश में फेडरल सिस्टम फॉलो होता है जिसमें स्टेट और सेंटर के बीच में पावर्स डिवाइडेड हैं, पर जब इमरजेंसी लग जाती है तो ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में आ जाती हैं, तो ये यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। अगला है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉयलेट्स। तो दोस्तों अगर कुछ ही लोगों के पास धन एकत्रित हो जाए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाए, तो वो किसको वॉयलेट करता है? वो वॉयलेट करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। आर्टिकल 39 कहता है कि स्टेट को उस दिशा में काम करना चाहिए कि कुछ ही गिने चुने लोगों के हाथों में धन एकत्रित ना हो। अगला है सिटीजनशिप को लेके कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो हमारे देश में एक ही सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। पूरे देश की एक ही सिटीजनशिप आपको मिलती है और एक ही डोमिसाइल मिलती है। ठीक है, डोमिसाइल आपको राज्य की मिलती है और सिटीजनशिप आपको देश की मिलती है। बात एकदम ठीक है। अगला है अ सिटीजन बाय बर्थ कैन ओनली बिकम हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब प्रेसिडेंट। तो ऐसा नहीं है। आप किसी और रीजन से भी अगर हमारे देश के सिटीजन माने जा रहे हो, चाहे नेचुरलाइजेशन हो या बर्थ हो या और कारण हो उसकी वजह से, अगर आप हमारे देश के सिटीजन बन गए हो तो आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जन्म भी हमारे देश में हो। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला है अ सिटीजन वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कांट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ऐसी बात भी गलत है। एक बार अगर आपको सिटीजनशिप मिली है, आप फिर देश छोड़ के चले जाते हैं और 7 साल आपको हो गए हैं, किसी एजुकेशनल पर्पज से नहीं गए आप, या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने को नहीं गए, ना ही आपने वहां की कॉन्सुलेट को, इंडियन कॉन्सुलेट जो वहां पे थी, उसको इन्फॉर्म किया कि भाई मैं इंडिया की नागरिकता अपने पास रखना चाहता हूं, और 7 साल से आप एकदम देश वेश छोड़ के एकदम चले गए हैं, तो फिर आपकी सिटीजनशिप रद्द हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो खाली एक स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन 1 ओनली। अगला है विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीपीएसपी इज नॉट करेक्ट। आपसे पूछा इसमें से कौन सी स्टेटमेंट डीपीएसपी को लेकर करेक्ट नहीं है। तो ये इन्फोर्सिबल तो नहीं होते हैं भाई साहब, कोर्ट में जाके आप इन्फोर्स नहीं करा सकते, ये बात एकदम ठीक है। तीसरी बात, दे आर रिलेटेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ये बात भी भाई साहब एकदम ठीक है। चौथा, दे कैन बी रिलेटेड टू गिविंग फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड डीपीएसपी का भी हिस्सा है 39A, तो ये बात भी एकदम सही है। पर ये बात गलत है कि वो फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड कर सकते हैं। ये गलत है भाई साहब, ये बात आप गलत कह रहे हैं। ठीक है, पति पत्नी साथ में भी रह सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि पति पत्नी के ऊपर हावी बने या पत्नी पति के ऊपर हावी बन जाए। ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। तो दोस्तों आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 20 राइट अगेंस्ट कन्विक्शन, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को अवेलेबल है। 21 भी नॉन सिटीजन को अवेलेबल है, 14 भी नॉन सिटीजन को अवेलेबल है, पर आर्टिकल 15 खाली सिटीजन को अवेलेबल है। ठीक है, ये बातें आप याद रखिएगा। 19 खाली सिटीजन को अवेलेबल है, 29 भी सिटीजन को, और 30 भी खाली सिटीजन को अवेलेबल है। ठीक है, 15, 16, 19 भी खाली सिटीजन्स को अवेलेबल है। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। अगला है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। कई बार बच्चे यहीं पे गलती कर जाते हैं, वो ये नहीं पढ़ते हैं कि सवाल ये पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, या ये पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहां पे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ग्रांटेड राइट टू एजुकेशन टू स्टूडेंट्स फ्रॉम 6 to 18। ये स्टेटमेंट ही गलत है भाई साहब। क्यों गलत है? क्योंकि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने राइट टू एजुकेशन लाया और बोला कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें राइट टू एजुकेशन है, और एक ये फंडामेंटल ड्यूटी है उनके गार्जियंस के ऊपर कि वो उनको एजुकेशन दिलाएं 6 साल से 14 साल तक की उम्र के, ना कि 6 साल से 18 साल तक की। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो वैसे तो आंसर हमें मिल गया है, पर फिर भी बाकी चीजें जान लेते हैं। आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। प्रिवेंटिव डिटेंशन किसे कहते हैं? कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आप आगे भविष्य में जाके कुछ जघन्य अपराध कर सकते हैं, तो पुलिस आपको डिटेन कर सकती है 3 महीने तक। 3 महीने तक डिटेन कर सकती है, अनलेस एंड अनटिल कि उसके बाद कोई कमेटी रिपोर्ट दे दे कि आगे भी इसको कंटिन्यू किया जाए। वैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन मैक्सिमम 3 महीने तक किया जा सकता है, अनटिल एंड अनलेस रिपोर्ट
बोले कि नहीं 3 महीने से आगे भी आप बढ़ाओ इसे। तीसरी बात, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब आर्टिकल 32, वो पार्ट 3 में है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। चौथा, रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट, ये बात भी बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट के पास आप रिट जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हो, पर हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन का आप इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं जब आपके लीगल राइट वायलेट हुए हो, लीगल राइट या फंडामेंटल राइट वायलेट हुए। इस वजह से हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन का दायरा बड़ा है सुप्रीम कोर्ट से, तो खाली पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगला है कौन सा फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन तो है ही फंडामेंटल राइट्स का पार्ट, आर्टिकल 21 का हिस्सा है। राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बाय माइनॉरिटीज 29-30, ये भी है ही फंडामेंटल राइट का पार्ट। राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में है ही। आपको टाइटल्स दिए जाएं, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18, वो एबॉलिशन के बारे में बात करता है, वो फंडामेंटल राइट है। आपको टाइटल्स दिए जाएं, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। मजा आ रहा है ना, यहां तक समझ में आ रही है ना चीजें, ऐसे आगे तक समझते जाओ। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक हमने अपने चैनल पर डाल रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना, उसकी पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी। पर आंसर्स के लिए तो आपको वीडियो देखनी ही पड़ेगी, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फॉल्स अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दोस्तों पार्ट 2 में फॉल करता है, आर्टिकल 15 से लेके 11 तक। अगला है इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है हम लोगों की। नेशनल फ्लैग और एंथम को रिस्पेक्ट करना तो एक फंडामेंटल ड्यूटी है, कंट्री को डिफेंड करना ये भी है, बच्चों को अपने एजुकेशन प्रोवाइड करना 6 से 14 साल तक की उम्र तक, ये भी है फंडामेंटल ड्यूटी गार्जियंस की। पर हर प्रकार की प्रॉपर्टी को बचाना, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है खाली पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय होने से बचाना, ना कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को। तो ये आंसर गलत है, ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। आपका आंसर है ऑप्शन सी। अगला है विच आर्टिकल सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस। ठीक है, अगर आपको कोई पसंद आ गई है, अपने मोहल्ले पड़ोस की मोहतरमा, आपका दिल आ गया है उनके ऊपर, तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप उनसे शादी ना करें, ठीक है। बस पापा की चप्पल, पापा की लात और पापा के डंडे आपको रोक सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई भी आपको नहीं रोक सकता, क्योंकि आर्टिकल 21 में आपके पास ये राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में। अगला है रिट ऑफ मेंडेमस से रिलेटेड कौन सी बात एकदम करेक्ट है। मेंडेमस जो है एक प्रकार की रिट है, 5 रिट्स में से एक रिट मेंडेमस भी है। ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाई करती है, गवर्नमेंट बॉडीज के अगेंस्ट लाई करती है, या ऐसे डिपार्टमेंट के अगेंस्ट भी इशू होती है जो कोई पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हो। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसे निचली अदालतों के खिलाफ, ट्राइब्यूनल्स के खिलाफ भी लगा सकते हैं, यह स्टेटमेंट भी ठीक है। जे उन इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी लग सकती है जो कोई पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो जहां पे भी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म की जा रही है, उन सभी केसेस में मेंडेमस की रिट लग सकती है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है वी कमांड या वी ऑर्डर। ठीक है, इनमें से कौन सी फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसमें से राइट टू एजुकेशन तो है फंडामेंटल राइट, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन भी है 19 में, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ये भी 19 का हिस्सा है, पर राइट टू वर्क एक फंडामेंटल राइट नहीं है। आखिरी सवाल है दोस्तों कि स्पीकर ऑफ लोकसभा की जो पावर्स हैं उनमें से कौन सा उसकी पावर का हिस्सा नहीं है। तो हाउस ऑफ पीपल लोकसभा को प्रिसाइड यही करते हैं, ये बात तो इनके पावर में आती है। तीसरी बात कि हाउस ऑफ पीपल में ऑर्डर, डेकोरम, डिसिप्लिन बना रहे, वो भी इनकी एक पावर है, ये बात भी एकदम सही है भाई। स्पीकर कैन एडजर्न द हाउस टिल देयर इज अ कोरम, जब तक कोरम मिनिमम मेंबर्स नहीं आ जाते हैं तब तक स्पीकर एडजर्न कर सकते हैं हाउस को, ये भी बात ठीक है। पर स्पीकर सबसे पहली बारी में वोट नहीं कर देते हैं, वो वोट तभी करते हैं जब कोई टाई की स्थिति आ जाए, ठीक है, टाई की स्थिति आ जाए, कास्टिंग वोट इसे कहते हैं, तब उसका इस्तेमाल वो करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको मजा आया होगा इन 25 सवालों में। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना यार कि अगर मजा आया हो, और अगर ये सारे सवाल में से कितने ठीक हुए ये भी जरूर बता देना। मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को पहुँचा देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हर हर महादेव, गुड नाइट।